हेलो एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर सरोज गुप्ता, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और आज आपको मैं आपके थर्ड ईयर के पेपर पश्चिमी संसार के राष्ट्रीय राज्यों के उदय जो कि हमने पिछले वीडियोज़ में डिस्कस किया है उसको कंटिन्यू करूँगी। आज मुझे आपको रूस में राष्ट्रीय राज्यों का उदय किस प्रकार हुआ इस बारे में आपको बताना है। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हम हमारे वीडियो 18 में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें रोमनोव वंश की स्थापना के बारे में सर्वप्रथम अध्ययन करना है। इवान चतुर्थ इवान प्रचंड की मृत्यु के बाद रूस में गृह युद्ध छिड़ गया था, जिससे देश अराजकता का केंद्र बन गया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए पोलैंड और स्वीडन ने रूस पर आक्रमण शुरू कर दिए। स्वीडन ने बाल्टिक सागर के रूसी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। तुर्कों ने उसके क्रीमिया क्षेत्र को हस्तगत कर लिया था। ऐसी स्थिति में 1613 ईस्वी में रूसी सामंतों ने मिलकर इस समस्या को हल करने के लिए एक सभा का आयोजन किया और सर्वसम्मति से 16 वर्षीय माइकल रोमनोव को रूस का नया जार नियुक्त कर दिया था। उसी के पीछे नया राजवंश रोमानोवा या रोमनोव वंश कहलाता है। इस वंश ने मार्च 1917 को रूसी क्रांति के समय तक शासन किया था। माइकल रोमानोव रूसी चर्च के धर्माध्यक्ष का लड़का था। अपने पिता की सहायता से वह रूस में शांति और व्यवस्था स्थापित करने में सफल रहा था। उसने स्वीडन को परास्त करके नोवगोरोद के सुप्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र को पुनः जीत लिया था। माइकल की मृत्यु के बाद उसके पुत्र अलेक्सिस ने 1645 से 1676 ईस्वी तक शासन किया। उसने पोलैंड से यूक्रेन का विभाजन करवा के रूसी सीमा का विस्तार किया था। अलेक्सिस की मृत्यु के बाद उसके पुत्र थियोडोर ने 1676 से 1682 ईस्वी तक शासन किया और उसकी मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई पीटर महान शासक बना, जिसे हम आधुनिक रूस के निर्माता के रूप में भी जानते हैं। उसके समय पर किए गए कार्यों के आधार पर विद्वानों ने उसे आधुनिक रूस का निर्माता कहा है। पीटर महान इतिहासकार हेजन लिखते हैं, उनके अर्थात रूसियों के पीटर महान नामक राजा ने एक जोर का धक्का देकर उन्हें प्रमाद और आलस्य की पिछड़ी हुई अवस्था से सहसा जगा दिया। पीटर की गणना विश्व इतिहास के अत्यधिक कर्मठ और शक्तिशाली शासकों के रूप में की जाती है। उसका 36 वर्ष अर्थात 1689 से उसका 36 वर्ष अर्थात 1689 से 1725 का व्यक्तिगत शासनकाल रूस के इतिहास का एक महान युग है। उसने अपने जीवन में महान सफलता ही प्राप्त नहीं की, बल्कि राष्ट्रीय जीवन के भावी उद्देश्य को भी बहुत कुछ निश्चित कर दिया था। पीटर ने सिंहासन पर बैठते ही अनुभव किया कि रूस को पश्चिमी देशों के समकक्ष लाने के लिए रूसी प्रशासन तंत्र का पुनर्गठन, औद्योगिक विकास और सांस्कृतिक प्रगति के कार्यों को प्राथमिकता देने की अति आवश्यकता है। पश्चिमी यूरोप के साथ सुविधाजनक व्यापार मार्गों का निर्माण करने और सांस्कृतिक संपर्क को सुदृढ़ बनाने के लिए रूस को समुद्र तक पहुंचने के मार्गों की जरूरत है। अपने शक्तिशाली पड़ोसियों से अपनी रक्षा के निमित्त नियमित सेना और नौसेना का निर्माण आवश्यक है। ये सारी चीज़ें पीटर ने सिंहासन पर जैसे ही बैठा, उसने ये देखा कि रूस को किन किन चीज़ों की आवश्यकता है या क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं और किन किन क्षेत्रों में सुधार किए जा सकते हैं। रूसी राज्य चारों तरफ स्थल से घिरा हुआ था।
समुद्र उससे काफ़ी दूर था। श्वेत सागर जो रूस से लगा हुआ था, वहाँ पर 6-7 महीने तक तो बर्फ़ ही जमी रहती थी और इस कारण वह जहाज़ों के उपयोग में नहीं आता था। इसके अलावा वह मुख्य समुद्री मार्ग से भी काफ़ी दूर था। इस क्षेत्र में उसके पास केवल आर्के जल का ही एक बंदरगाह था जो साल में 9 महीने बर्फ से ढका रहता था। बाल्टिक सागर का तट और उसके बंदरगाहों पर उस समय स्वीडन का अधिकार था और काला सागर के पूरे तट पर तुर्कों का अधिकार था। इसलिए पीटर का कहना था कि पश्चिम के साथ स्वतंत्रता पूर्वक और सरलता से मिलने जुलने के लिए यह आवश्यक है कि रूस कहीं एक खिड़की खोले, तभी उसमें बाहर से प्रकाश आ सकेगा। अर्थात रूस अपने द्वार खोले या कोई रास्ता निकाले ताकि बाहरी प्रकाश आ सके, अर्थात बाहर के लोगों के साथ में उसका व्यापार और वाणिज्य बढ़ सके। इसलिए पीटर की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य रूस के लिए पश्चिम की ओर खुली खिड़की अर्थात समुद्र तट प्राप्त करना था। 1697 ईस्वी में पीटर को खुली खिड़की प्राप्त करने का अवसर मिल गया। 1697 ईस्वी में स्वीडन के शासक चार्ल्स एकादश की मृत्यु के बाद उसका 15 वर्षीय लड़का चार्ल्स द्वादश सिंहासन पर बैठा। रूस, पोलैंड और डेनमार्क ने स्वीडी क्षेत्रों को हथियाने के लिए एक संघ बनाकर स्वीडन पर आक्रमण कर दिया। उत्तरी युद्ध के नाम से विख्यात यह युद्ध 1700 ईस्वी में शुरू हुआ था और यह युद्ध लगभग 21 वर्ष तक चला था। प्रारंभ में डेनमार्क और रूस को बुरी तरीके से पराजित होना पड़ा था। डेनमार्क तो संघ से ही अलग हो गया था, परंतु रूस के शासक पीटर ने पुनः तैयारी शुरू कर दी। जब उसे पता चला कि तोपों को ढालने के लिए पर्याप्त धातु उपलब्ध नहीं है, तो उसने गिरजाघरों के घंटों को पिघलवाने का आदेश दे दिया। परिणाम स्वरूप 300 नई तोपें ढाली गईं। 1702 के पतझड़ में पीटर ने स्वीडन के लादोगा झील पर स्थित मजबूत दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। नेवा के जरिए समुद्र का प्रवेश मार्ग प्रदान करने वाले इस दुर्ग को पीटर ने स्लीसलेलबुर्ग या कुंजी नगर नाम दिया। इस सैनिक सफलता के परिणाम स्वरूप रूस को फिनलैंड की खाड़ी के तट पर नियंत्रण प्राप्त हो गया था। मई 1703 में नेवा के उत्तरी तट के निकट जायाची टापू पर पीटर पाल दुर्ग की नींव रखी गई। इस दुर्ग के निकट ही नेवा के दलदली किनारों पर पीटर ने अपनी नई राजधानी की नींव डाली और इसका नाम सेंट पीटर्सबर्ग रखा। इसे आजकल लेनिनग्राद भी कहते हैं, अर्थात सेंट पीटर्सबर्ग लेनिनग्राद का पुराना नाम है और लेनिनग्राद की स्थापना किसने की? पीटर ने की। इसके बाद पीटर ने कारेलिया और इंग्रिया पर अधिकार किया। दूसरी तरफ चार्ल्स द्वादश ने एक शक्तिशाली सेना के साथ सीधे मास्को पर अधिकार कर दिया था। जून 1709 ईस्वी में कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई? पोल्तावा के निकट लड़े गए युद्ध में पीटर ने स्वीडों पर निर्णायक विजय प्राप्त की। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट घटना थी। चार्ल्स शेष सेना के साथ तुर्कों की भूमि की तरफ भाग गया और तुर्कों के सुल्तान से रूस पर आक्रमण करने का अनुरोध किया। तुर्कों ने युद्ध छेड़ दिया। पीटर इस समय एक बड़े युद्ध के लिए तैयार नहीं था, अतः उसने तुर्कों को
आजोव का प्रदेश देकर 1711 ईस्वी में प्रुथ की संधि कर ली। हताश चार्ल्स स्वीडन लौट आया और स्वीडन लौटने के बाद वो पुनः युद्ध की तैयारियों में व्यस्त हो गया। उधर रूस, इंग्लैंड, डेनमार्क, प्रशा आदि देशों ने मिलकर स्वीडन के विरुद्ध एक संघ का निर्माण कर लिया। 1718 में चार्ल्स ने नॉर्वे पर हमला कर दिया, परंतु एक लड़ाई में वह मारा गया। अंत में 1721 ईस्वी में निस्तात की संधि हुई और इस संधि के द्वारा इस युद्ध का अंत हो गया। इस संधि से रूस को सेंट पीटर्सबर्ग के आसपास, फिनलैंड की खाड़ी के सारे तट और करेलिया के कुछ भाग के साथ साथ लैटविया और एस्थोनिया भी प्राप्त हुए। इससे रूस को दो और सुविधाजनक बाल्टिक तटीय बंदरगाह रींगा और रेवेल मिल गए। इस प्रकार स्वीडन को परास्त कर पीटर बाल्टिक सागर में खुली खिड़की, जैसा कि उसने पहले कहा था, को प्राप्त करने में सफल रहा। उसी वर्ष पीटर महान ने संपूर्ण रूस के सम्राट की उपाधि धारण की। इस अवसर पर उसने कहा, अस्तित्वहीन रहने के बाद हमने अस्तित्वमान होना शुरू कर दिया है और अब हम विश्व राजनीतिक समुदाय में सम्मिलित हो गए हैं। तो ये एक तरीके से पीटर की बहुत ही इम्पोर्टेंट अचीवमेंट थी। अब पीटर के द्वारा कौन कौन से आंतरिक सुधार किए गए। पीटर रूस को एक आधुनिक देश बनाना चाहता था, परंतु उसके मार्ग में 3 प्रतिक्रियावादी तत्व बाधक थे। जार के अंगरक्षकों का दल, जिसे स्ट्रेलसी कहा गया है, रूसी सामंतों की सभा, जिसे बोयार परिषद कहा जाता था, और रूढ़िवादी और स्वतंत्र रूसी चर्च। पीटर को अपने पूरे शासनकाल में इन प्रतिक्रियावादी विचारों से संघर्ष करना पड़ा था। तुर्कों के विरुद्ध यूरोप के प्रमुख ईसाई राज्यों से सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से 1697 ईस्वी में रूसी सरकार ने एक विशेष मिशन भेजा। इसमें पीटर माइकेलोविच के नाम से सम्मिलित हो गया और इसी छद्म नाम से जगह जगह घूमता रहा। वह अपना भ्रमण पूरा भी नहीं कर पाया था कि उसे स्वदेश में अपने विरुद्ध शाही सेना के स्ट्रेलसी नामक अंगरक्षकों के विद्रोह की सूचना मिली। अतः वह तुरंत स्वदेश लौट आया और अत्यधिक अमानवीयता के साथ उसने इन विद्रोहियों का दमन किया। स्ट्रेलसी अंगरक्षक दल को भी भंग कर दिया। अब पीटर ने सुधारों की तरफ ध्यान दिया, क्योंकि पीटर ये कार्य करके स्ट्रेलसी अंगरक्षकों के दल को अमानवीयता पूर्वक भंग करके उसको समाप्त करके उसने एक तरीके से विद्रोह को काबू कर लिया था। तो अब उसका मुख्य उद्देश्य रहा कि किस प्रकार रूस में आंतरिक सुधार किए जाएं ताकि रूस का विकास हो सके। सर्वप्रथम रूसी सेना के पुनर्गठन का काम हाथ में लिया गया। एक नियमित सेना की स्थापना की गई और सैनिकों के प्रशिक्षण की पूरी व्यवस्था की गई। सैनिकों के लिए यूनिफॉर्म की व्यवस्था की गई, अर्थात एक जैसी वर्दी पहनने की व्यवस्था की गई। पीटर ने एक बृहत रूसी जहाजी बेड़े का निर्माण किया। 1711 ईस्वी में पीटर ने बोयार परिषद अर्थात सामंतों की सभा को भी भंग कर दिया और उसके बाद उसने 9 सदस्यों की सीनेट या अभिषद की स्थापना की। ये एक सलाहकारी सभा के समान ही थी। बोयार परिषद के समाप्त हो जाने से सामंतों की शक्ति काफ़ी कम हो गई, जिससे पीटर को अपने सुधारों को लागू करने में सुविधा हुई। पीटर की अनुपस्थिति में
अंगरक्षक दल के विद्रोह में चर्च की भी भूमिका रही थी। अतः पीटर ने चर्च की शक्ति को कमजोर करके राज्य को चर्च के प्रभाव से मुक्त करने का निश्चय किया। 1700 ईस्वी में जब रूसी चर्च के धर्माध्यक्ष की मृत्यु हो गई तो उसने इस पद पर किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त न करके उसके स्थान पर होली सनद नामक एक नई धार्मिक समिति की स्थापना की। होली सनद, और उसे पर्याप्त अधिकार दिए और स्वयं वह इस होली सनद का अध्यक्ष बन गया। इस प्रकार पीटर रूसी चर्च का प्रधान बन गया और रूसी चर्च भी अब निरंकुश जारशाही का मुख्य स्तंभ हो गया। नेक्स्ट, पीटर ने स्वीडन के नमूने पर नौकरशाही पर आधारित प्रशासन व्यवस्था का निर्माण किया। प्रशासन व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, पदच्युति इत्यादि जार की स्वीकृति से किए जाने लगे। भ्रष्ट और अकर्मण्य कर्मचारियों को कठोर दंड देने की व्यवस्था की गई। प्रांतीय गवर्नरों के कार्यों पर भी कठोर नियंत्रण रखा जाने लगा। इन उपायों से निरंकुश राजतंत्र की नींव और भी अधिक सुदृढ़ हो गई थी। रूस के आर्थिक विकास के लिए पीटर ने कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग धंधे आदि को विशेष प्रोत्साहन दिया। तूला के अस्त्र-शस्त्र निर्माण कारखाने में प्रतिवर्ष हजारों बंदूकों और पिस्तौलों का उत्पादन किया जाने लगा। लोहे के विशाल कारखाने स्थापित किए गए, वस्त्र निर्माण की मिलें स्थापित की गई, ऊनी कपड़ा उद्योग के लिए नई नई मशीनें आयात की गईं। तकनीकी ज्ञान के विकास की दृष्टि से देश में कई टेक्निकल स्कूल खोले गए। व्यापार वाणिज्य की उन्नति के लिए कंपनियों की स्थापना की गई और यूरोपीय देशों के साथ व्यापारिक संधियां की गई। इस प्रकार पीटर ने रूस की आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने का पूरा प्रयास किया ताकि उसके निरंकुश राजतंत्र को ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति हो सके। पीटर, हम देखते हैं, एक महान साम्राज्यवादी और महत्वाकांक्षी शासक था। वह रूस को यूरोपीय राजनीति में एक सुप्रतिष्ठित स्थान दिलाना चाहता था। इसके लिए रूस की सैनिक शक्ति को सबल बनाना, रूस का यूरोपीयकरण करना जरूरी था। उसने निरंकुश राजतंत्रवाद की नीति अपनाई। उसने शक्तियों का केंद्रीकरण किया, सैन्य शक्ति को सबल बनाया। इससे स्वायत्त शासन संस्थाओं का विकास अवरुद्ध हो गया। प्रोफेसर हैज ने उसके कार्यों का मूल्यांकन करते हुए लिखा है कि रूस के सैन्यवादी शासन का निर्माण, रूसी चर्च को स्वतंत्रता और सत्ता या रूसी चर्च की स्वतंत्रता और सत्ता का अंत करना, रूसी समाज की काया पलट, रूसी रहन सहन, व्यवहार और परंपराओं का यूरोपीयकरण, सुदृढ़ निरंकुश जारशाही की स्थापना, साम्राज्यवादी विस्तार आदि कार्यों का श्रेय पीटर महान को ही प्राप्त है। पीटर रूस के सामाजिक जीवन और रहन सहन का भी यूरोपीयकरण करना चाहता था। उसने अपने दरबारियों को लंबे रूसी चोगे पहनना बंद करने और छोटे यूरोपीय वस्त्र पहनने तथा दाढ़ियाँ साफ करने का आदेश लिया। जो व्यक्ति दाढ़ी रखना चाहते थे उन्हें कर देने के लिए विवश किया गया। एक स्वागत समारोह के दौरान पीटर ने स्वयं अपने हाथों से अपने दरबारियों की दाढ़ियाँ और उनकी पारंपरिक पोशाकों के लंबे पल्लों को काटा। उसने संपन्न लोगों के मिलन समारोह में महिलाओं को भी साथ लाने का आदेश दिया। धीरे धीरे रूसी स्त्रियां भी यूरोपीय ढंग के जीवन की अभ्यस्त होती चली गईं, बुर्के तथा अंतपुर की गुलामी से मुक्त होती चली गईं। पीटर ने रूसी स्त्रियों को अपनी इच्छा अनुसार विवाह करने की अनुमति
प्रदान की थी। इससे स्त्रियों की स्थिति में काफ़ी परिवर्तन आ गया। पीटर ने रूसियों को धूम्रपान और नृत्य के लिए भी प्रोत्साहित किया। इन सब सुधारों से रूसी लोगों की प्रकृति और चाल ढाल में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन हमें देखने को मिला। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि पीटर महान ने रूस में न केवल निरंकुश राजतंत्र को सुदृढ़ बनाया, अपितु उसकी सैन्य शक्ति को सबल बनाकर रूसी साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार भी किया तथा अपने सुधारों के द्वारा रूस का सामाजिक और आर्थिक कायाकल्प भी उसने किया। थैंक यू।